तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड ऑफ प्रोमulgation, ठीक है, प्रोमulgation। तो इसमें हम देखेंगे ये क्या होता है, सबसे प्रोमulgation क्या होता है। तो इसमें ये होता है, दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, ठीक है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उस किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और उनके पास, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके पास कितनी अथॉरिटी थी, ठीक है, उनके पास कितनी पावर थी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट किया या क्राफ्ट किया। तो अब देखेंगे हम, इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। तो जैसे कि अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनमें कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, मतलब वो अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, क्योंकि वो या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री लीडर्स ने बनाया होता है, क्योंकि वो अपने पास बहुत सारी ये पावर रखते हैं, वो जो चाहें वो करते हैं, या आधे डिक्टेटर्स होते हैं, डिक्टेटरशिप के थ्रू भी होती है, गवर्नमेंट्स होती हैं, मोनार्की होती है, या आधे लीडर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं और उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो एक लोग हैं लोगों की विशेस को कैरी करें, अपने साथ लें, लोगों की विशेस, जितनी भी विशेस हैं उनको फुलफिल कर सकें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफंक्ट हो जाता है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। The most successful constitutions, like India, South Africa, and United States, are constitutions which were created in the aftermath of popular national movements. तो जो जैसे कि दुनिया में कुछ अब ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ पे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा है, उनमें हमारा लकली हमारा इंडिया भी आता है, साउथ अफ्रीका आता है उसमें, और यूनाइटेड स्टेट्स आता है हमारा उसमें, ठीक है, यानी अमेरिका आता है। तो ये क्यों माने जाते हैं कि ये सक्सेसफुल हैं, क्योंकि जब इनका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, ये उसके बाद, मतलब जब ये, जैसे हमारा इंडिया भी कॉलोनी रह चुका है ब्रिटिशर्स की, साउथ अमेरिका जो था वो भी कॉलोनी रह चुका है, और यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वो भी एक टाइम था, वो हमारा स्पेनिश एक कंट्री है वहाँ का, मतलब वो आके यहाँ पे कॉलोनीज बनाया करते थे। अमेरिका जो कि अभी सुपर पावर है ना हमारा, तो वो तब एक टाइम था ये भी कॉलोनी बनता था, ठीक है, बना था। तो इसीलिए क्या हो गया, जब इनके, मतलब इन्होंने लड़ा, जो कॉलोनीज, जो इनको कॉलोनर्स होते थे ना, उनके खिलाफ लड़ा इन्होंने, उसकी मतलब बहुत सारी, मतलब ऐसी स्ट्रगल की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, इन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या हुए थे, अलग अलग मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि डांडी मार्च हुआ था, और भी बहुत सारे हुए थे ना, नेशनल मूवमेंट्स हुए थे बहुत सारे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुए थे, सॉल्ट मार्च हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में भी, मतलब इस नाम से नहीं, मतलब अलग अलग बाकी कंट्रीज़ में अलग जो उनकी विशेष थी उनके ऊपर मूवमेंट्स हुए थे। तो उस टाइम पे जो ये लोग मांग रहे थे ना गवर्नमेंट से, तो जो भी इनकी विशेष थी, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें रिकॉल की। इन्होंने बोला कि जब हमारे लोग उस टाइम उन ब्रिटिशर्स से या जो भी कॉलोनर्स थे उनसे क्या मांग रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। इन्होंने बोला जो उस टाइम इनकी विशेष थी वो सारी हम खुद फुलफ़िल करेंगे, अब तो हमारी गवर्नमेंट, अब हम खुद गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब हम अपने लोगों की सारी जो भी विशेज़ हैं उनको हम अपने हिसाब से पूरा करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसकी कोई विश एक अनफुलफिल हो जाए रहे, ठीक है। इसके लिए, इसी वजह से क्या हो गया, हमारे ये 3 कंट्रीज़ हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो उसके बाद, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। जो हमारा इंडिया है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। दिसंबर 1946 में ये इसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया था, और नवंबर 1949 तक ये हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है, यानी इन सालों के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इट ड्रू अपॉन अ long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together। तो जो, जैसे कि आपको पता है, जब हम ब्रिटिशर्स के, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, या जो हम, मतलब हमारे जो भी बड़े बड़े लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की थी। और उस टाइम पे कोई सिर्फ उसमें हिंदूज़ या मुस्लिम्स ही नहीं थे या क्रिश्चियंस ही नहीं थे, उस टाइम सारे जितने भी इंडियंस सारे थे, मतलब हिंदूज़
थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, दलित्स थे, हर एक सेक्शन से उसमें लोग थे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन से। वो सारे लोग मिल के उन्होंने क्या बोला, मिल के बोला कि हम इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे, हमारा इंडिया है और हम साथ एक साथ मिल के इनको भगा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, इन्होंने जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वो सारी हिस्ट्री को रिकॉल करा गया कि कैसे सारे लोगों ने मिल के हमारे मतलब लड़ा था क्या। तब उन्होंने जब वो डांडी मार्च किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, तो उस टाइम वो क्या मतलब मांग रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे ताकि लोगों को ये सारे उनकी विशेष पूरी हो जाएं। इसीलिए क्या हो गया ये, मतलब जिसकी वजह से सारे जितनी भी उन लोगों की अलग अलग सेक्शंस की जो भी विशेष थी ना, वो सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई ताकि वो सारी उनकी विशेष पूरी हो जाएं। और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इतने अच्छे से काम कर रहा है। The Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of a society. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको मतलब हम ये भी इसमें सबसे पहला फैक्ट है, ये किसी मतलब ये नहीं, इसके लिए हमने कोई ये नहीं रेफरेंडम नहीं किया था। मतलब रेफरेंडम होता है कि जब आप एक लोगों को बोलते हो कि एक कंट्री में लोग होते हैं अगर कम, जैसे पहले ग्रीक में क्या होता था, एंशिएंट ग्रीस में क्या होता था, लोग वहाँ पे छोटे छोटे कुछ कुछ लोग रहते थे, मतलब 500 लोग रहते थे एक गांव में, 600 लोग रहते थे, इतने ही होते। तो जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता था ना, उन सबको बुलाया जाता था और वो उसको टिक और क्रॉस करते थे, मतलब मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। तो अगर उस डिसीजन में उनको मिल जाता था कि मेजॉरिटी मिलती थी, तो उस डिसीजन को उनके ऊपर मतलब उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो बट इंडिया में क्या, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी और इंडिया में ये पॉसिबल नहीं था कि हम रेफरेंडम के थ्रू ये करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। तो हमारे क्या हो गया, तो हमारे यहाँ रेफरेंडम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे लीडर्स ने बनाया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे BR अम्बेडकर थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन सब ने बड़े बड़े जो लीडर्स थे, इन सब ने मिल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो अलग बात है कि ये बहुत सारी चीज़ों पे एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बोला नहीं, हमें अपने लोगों के लिए काम करना है और हमें एक साथ आके अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लानी है और उसके थ्रू हमारे अपनी कंट्री को ये करना है, उस पर मतलब उसको चलाना है, ठीक है। तो इसीलिए और उस टाइम पे लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि लोगों को पता था हमारे जो ये लीडर्स हैं इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, अगर ये लीडर्स हमारे नहीं होते तो शायद हम अभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर होते। तो इसीलिए लोग जो भी ये चीज़ें करते थे, लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे और उनको मतलब बहुत ये पूरी मतलब जो इंडिया था, इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जो भी कोई डिसीजन लेते थे उसमें सारे लोग नेगोशिएट करते थे और मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि ये लोगों को मतलब अपने ये जो भी डिसीजन लेते थे लोगों को समझा लेते थे कि हाँ ये इसका ये आपको इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, और लोगों को भी लगता था कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए सही है, और वो इसको हमेशा हाँ करते थे इन चीज़ों पे। And who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the एग्रैंडिसमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर। और ये लोगों के पास इतने मतलब इन लोगों के पास ये भी थी कि एक पावर मतलब अपना ये था कि अपने लोगों को बता रहे थे कि कोई ये हम अपनी पर्सनल पावर के लिए नहीं बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम खुद के कुछ ये दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, या अपने लिए नहीं बना रहे, ये हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसका भला हो, उसके लिए सारी उसका मतलब वो जैसे ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सप्लॉइट किया है वो सारा हम ख़त्म करें और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट लाए, इसलिए हम ये ला रहे हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा द सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे कि सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो सारी बातें या दलीलें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं और हम उन सबको मानते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजंस। तो एक ये हॉलमार्क होता है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो सोसाइटी है, एक सोसाइटी को कुछ रीजंस दे, मतलब ऐसे ऐसे रीजंस दे जिस पे सारे लोग मिलजुल के उन चीज़ों को माने, ठीक है।
उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ओप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज नो रीज़न टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री का, जैसे कि श्रीलंका का हम देख लेते हैं। श्रीलंका में क्या होता था, वो उन्होंने जब हमारे वहाँ पे सिनीहालास और वहाँ पे तामिल्स और सिनीहालास होते थे, जब सिनीहालास की वहाँ पे जब वहाँ पे आ गई ना ये गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया, सिनीहाला वहाँ पे मेजॉरिटी में होते थे, तो वहाँ पे उन्होंने जब उनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो लैंग्वेज थी तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया और वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दिया सिनीहाला को, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और वो जो सिनीहालास थे, उनको जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा हर एक जो भी एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कोई भी सब्सिडी हो, वो सारी देते थे सिनीहालास को, और जो तामिल्स थे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं देते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी और सिविल वॉर भी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है वो वहाँ पे अपनी मेजॉरिटीज़ को सारे ये करता है ना, सारी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सारी मेजॉरिटीज़ को देता है, और जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटी है वो, मतलब मेजॉरिटी होता है बहुत ज़्यादा लोग होना और माइनॉरिटी होता है कम लोग होना किसी कंट्री में। ठीक है, तो जो माइनॉरिटीज़ थी उनको ओप्रेस करेंगे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, और जो मेजॉरिटीज़ थे उनको सारे अच्छे अच्छे चीज़ें देते थे। ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी सब्सिडीज़ थी, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो किसी क्लास को, चाहे वो कुछ भी हो ना, उनके हिसाब से वो सारा मेजॉरिटीज़ को मिलता था। और माइनॉरिटीज़ के साथ अगर गलत होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ होंगी उस सोसाइटी में या उस कंट्री में, वो बोलेंगे हम क्यों इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करें, है ना, वो ऐसा ही बोलेंगे ना, वो बोलेंगे हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो उसको माइनॉरिटीज़ को कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने। ठीक है, or a constitution that systematically privileged some members at the expense of others, या ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बाकी जो वहाँ के मेंबर्स होंगे वो उनमें से कुछ मेंबर्स को उठा के उनको जितने भी प्रिविलेजेस हैं, जितने भी आराम की चीज़ें, वो सारी उनको दे दें। तो जो बाकी हैं वहाँ पे लोग होंगे वो बोलेंगे हम क्यों, ये तो इस ग्रुप के साथ ज़्यादा अच्छा कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। तो इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर किसी कंट्री के या किसी नेशन के ये इसको लगता है ना कि हमारे या ग्रुप को लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको स्टिफल किया जा रहा है, तो उसको क्या, उसके पास कोई, या उसको ख़त्म करा जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ, अगर हमें इतना ये दबा रहे हैं, हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन को माने, और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अबाइड करेंगे या उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, सो द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स द मोर लाइकली इज़ टू सक्सीड। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक अपने जो जितने भी उस कंट्री में लोग रहते हैं ना, चाहे वो किसी भी नेशन बोल, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो उनका सोचने का कोई भी ये नज़रिया हो, चाहे वो किसी भी कलर के हों, चाहे वो क्रीड उनका कुछ भी हो, चाहे वो उनका रेस क्या हो, वो सबको फ्रीडम दे, यानी आज़ादी दे अच्छी हिसाब से। ठीक है, और इक्वालिटी यानी सारे इक्वल हों और वहाँ पे कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मोर लाइकली सक्सीड हो सकता है, मतलब वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। सारे मेंबर्स को एक फ्रीडम दी जाए, दूसरी इक्वालिटी दी जाए, तो वो जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे हम इंडिया में देख सकते हैं, हमारे इंडिया में आप देखिए इतने मतलब अलग रेस के लोग रहते हैं, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, उनकी सबकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, उसके बावजूद भी हम सारे लोग एक साथ मिल के रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बट स्टिल हम सारे लोग एक साथ मिल के रहते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें फ्रीडम दी है ना, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसको लेके हम अपने मतलब कुछ राइट्स दिए हैं जो हम जिसकी वजह से हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानते हैं, है ना। और दूसरा है इक्वालिटी, तो इक्वालिटी दी गई है। जैसे कि पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, बहुत सारे जैसे दलित्स हैं हमारे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ करता था, उनको मतलब टच बोलते थे। जो बड़ी अपर कास्ट के लोग होते थे वो अगर लोअर कास्ट को बोलते उनको टच नहीं करना है, उनका हाथ का कुछ नहीं खाना है, ऐसा उनके साथ बहुत बुरा हुआ जाता था होता था। या उनको बोलते थे हमारे साथ बैठना नहीं है आपको, आप छोटी ज़ात के हो, हम बड़ी ज़ात के हैं, तो उन बेचारों के साथ बहुत गलत हुआ करता था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को ये किया गया, ख़त्म किया गया इसको, और बोला गया कि अनटचेबिलिटी जहाँ पे भी अगर देखी जाएगी तो वहाँ पे उन लोगों को जो भी ऐसा करेंगे उनको सज़ा दी जाएगी। तो इसीलिए
इसीलिए क्या किया गया, इक्वालिटी का ऑप्शन लाया गया हमारी कंट्री में। तो इसीलिए क्या हो गया, हर कोई मतलब हर एक को, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट, सबको एक ये मिल गया, एक रीज़न मिल गया कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें। तो इसी को हम बोलते हैं द सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको किस हिसाब से बनाया गया है कि वो अभी तक भी एक लिविंग बीइंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यानी एक ऐसा मतलब लिविंग बीइंग, मतलब जो उसको चेंजेस लाए जाएं जिसमें इजीली ऐसा है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। तो हमारे जो लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे सरदार ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, हमारे B.R. अम्बेडकर थे, उन सब ने इतने इंटेलिजेंट वे से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इतने अच्छे से सोच समझ के बनाया है ना, कि कोई भी मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे कि उन्होंने ऐसा हमें मतलब ये प्रोसीजर बनाया या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ऐसे मतलब अलग अलग ऑर्गन्स बनाए हमारी गवर्नमेंट के, जिसमें सब के बीच में पावर शेयरिंग की जाएगी, यानी पावर को शेयर किया जाएगा, ताकि किसी एक ऑर्गन के पास पावर मोनोपोली होता है जब किसी एक के पास पावर आ जाए और वो अपने आप को बड़ा समझने लगे। तो ऐसा ना हो, किसी एक के हाथ में पावर ना हो, इसीलिए क्या बनाया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है वो उनको इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी क्या होता है, वो उनको उन पे नज़र रखता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, ये लाया गया प्रोसेस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम लाया गया ना। एक चेक और बैलेंस, मतलब इन तीनों के बीच में बैलेंस करना है पावर को, और चेक करना है, ये एक दूसरे पे नज़र रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम लाया गया। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजेंटली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन। यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग हॉरिजेंटल, यानी सब एक लाइन में तीन जो हमारे ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है। और जैसे कि हमारी इलेक्शन कमीशन है, वो कोई भी उसको एक अलग बॉडी बनाई गई है, ताकि जब वो इलेक्शन कंडक्ट करे कोई उस पर दबाव ना डाल सके, ठीक है। इसीलिए इसको क्या मतलब ये भी बहुत एक अच्छा इस सिस्टम लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस या बैलेंसेस एंड चेक्स। उसके बाद दिस एंश्योर्स दैट इवन इफ वंस इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर इसमें ये इंश्योर करता है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन अगर जो होगा ना पावर का, तो अगर वो पावर का मिसयूज़ करना चाह रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई चेंजेस ला रहा है, तो दूसरा जो होगा वो उस पर मतलब उस पर बात कर सकता है, वो बता सकता है कि क्या ये क्यों, वो पूछ सकता है उसको कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या किस लिए कर रहे हो। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज़ फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक जो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम बनाया गया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे मतलब ये इसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया है। Constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें ये भी बताता है कि वो कैसे मतलब अपने अंदर अपने जो वैल्यूज़ थे जिनके बेसिस पे हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी इक्वालिटी हो, वो हमारा फ्रीडम हो, वो चाहे कुछ भी फ्रेटर्निटी, ये इन सब के बेसिस पे हमारा जो कोर वैल्यूज़ थे ना हमारे, इनके बेसिस पे बनाया गया था ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गलत चीज़ें की थी, उन सब को बोला था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। तो उनके बेसिस को उन सब को एक तो प्रिजर्व किया जाए, उनको संभाल के रखा जाए, और आगे जो आने वाला ज़माना है उसके टाइम मतलब जो हमारा टाइम चेंज होगा ना उसकी, क्योंकि जैसे चेंजेस आते रहते हैं ना, हम अपने घर में बोलते हैं बड़े जो हमारे होते हैं उनको, अब तो टाइम बदल गया है, अब आप टाइम के साथ बदल जाओ। तो इसी तरह अगर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये पहले से ही हमारे एक प्रोविज़न रखा है कि कोई अगर आपको उस टाइम पे अगर आगे जाके आपको लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ है वो चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे जो सर्कमस्टांसेस और नीड्स है, अगर उसके हिसाब से आपको कोई भी
नया लॉ या कोई भी नया एक्ट लाना है तो आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि वो उसमें आप ला सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें आप नई नई चीज़ें ला सकते हो, ठीक है। अगर आप नया कोई एक्ट लाते हो, कोई नया लॉ लाते हो ताकि आप कंट्री अच्छे से चल पाए, तो इसीलिए क्या होता है, मतलब इसने एक रखा गया है कि अडॉप्ट लॉज एंड चेंजेस, यानी हम एक प्रोसेस रखा है कि जिससे नई नई चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकें, जिसकी वजह से ये क्या, विच मेक इट अ लिविंग बीइंग, ठीक है। उसके बाद है टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द weight of a change. A constitution that is, on the other hand, too flexible will give no security, predictability or identity to the people. तो अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड होगा ना, मतलब एक मतलब ऐसा रिजिड होता है जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। अगर वैसा होगा तो उससे क्या होगा, वो एक कंट्री उसमें टूट सकती है ना, उसमें खतरा होगा कि वो कंट्री टूट सकती है और लोग उसको हो सकता है ना माने उस कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ से अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, यानी वो ऐसा होगा कि वो लोगों पे रोक टोक ही ना रखे और जब जो चाहे वो उस पर चेंजेस उसमें लाता रहे, उससे क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को सिक्योर